Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, India in the 18th century, Decline of Mughal Empire। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया को, कब के इंडिया को बेटा 18th सेंचुरी के इंडिया को, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इतना बड़ा माइटी मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। लर्निंग टारगेट्स क्या है इस चैप्टर के। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको पता चल जाएगा बेटा कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, टूटा कैसे। फिर वॉर ऑफ सक्सेशन देखेंगे हम, औरंगजेब की डेथ के बाद कैसे उसके बेटे राजा बनने के लिए लड़ाई करते हैं वो देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे नॉबल्स का और आर्मी का क्या रोल था। फिर हम देखेंगे फॉरेन इन्वेजन्स। चलो, तो औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। लास्ट मुगल रूलर नहीं थे पर लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, जिनकी डेथ होती है 1707 में। कब होती है? 1707 में। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। और एक पावरफुल मुगल रूलर की डेथ होने के बाद जो छोटे जो एम्पायर थे, ठीक है, जो किसने कंट्रोल में ले रखे थे, औरंगजेब ने, ये सब अब एक दूसरे के कंटेंडर बन गए हैं। और अब ये चाहते हैं कि अब तो औरंगजेब की डेथ हो गया, अब हम अपने एम्पायर को इंडिपेंडेंटली हैंडल करेंगे। ठीक हुई बात। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। यहीं से मुगल एम्पायर होता है डिसइंटीग्रेट। ये डिसइंटीग्रेट होता है तो वो जो सेंट्रल अथॉरिटी के ना होने की वजह से ये हर राजा अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ के रूल करने लगता है। साथ ही साथ में ये एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए ये आपस में लड़ने लगते हैं और अल्टीमेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में आई तो थी सिर्फ ट्रेड करने, पर बाद में पॉलिटिकल पावर को सीज किया और इंडिया के ऊपर रूल करने लग गई। और यहीं से हम बोलते हैं इसी इवेंट से जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, ब्रिटिश एक पॉलिटिकल पावर बन के उभर रहे थे, इसी पर्टिकुलर पीरियड को हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड एंड डिक्लाइन और एंड ऑफ मिडेवल पीरियड। मिडेवल पीरियड का खत्म होना और मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट। नाउ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। कैसे इतना बड़ा माइटी मुगल एम्पायर टूट गया, विखंडित हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, वो देखेंगे। जब औरंगजेब रूल कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो जो एम्पायर था उसका ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सपांशन था। बहुत बड़ा एक राज्य किसके कंट्रोल में आ गया था? औरंगजेब के कंट्रोल में आ गया था। औरंगजेब ने अपनी किंगडम को एक्सपांड तो किया बेटा, पर उसको एक्सपांड करने के बाद वो उसको इंटैक्ट नहीं कर पाया, अकोमोडेशन नहीं कर पाया, इंटैक्ट ना रख पाया बेटा। अलेक्जेंडर के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसको हम सिकंदर भी कहते हैं कि एम्पायर जीतते गए पर जहाँ से वो जाते वो एम्पायर फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता। वैसे ही सिमिलर कुछ प्रॉब्लम औरंगजेब के साथ भी थी कि एम्पायर टेरिटोरियल एक्सपांशन तो बहुत कर रहे थे पर एम्पायर को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे थे। देखो, अगर हम अर्ली मुगल्स की बात करें तो जो राजपूत से अर्ली मुगल पीरियड में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है। राजपूत समहाउ हेल्प कर रहे थे किसको? मुगल्स को। राजपूत had been pillars of strength during the reign of early Mughals। जैसे कि हम लोगों ने सुना ही है कि जो हुमायूं थे वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे किसको? हिंदूज़ को, क्योंकि उनका जो बेटा है अकबर वो किसी हिंदू राजा के घर में ही उसका बर्थ भी हुआ और वो वहीं पे थोड़े टाइम तक रहा। साथ में जो हमारे अकबर थे उन्होंने तो शादी ही की थी। कुछ बुक्स बोलती हैं हरका बाई, कुछ बुक्स बोलती हैं जोधा, तो ऑल इन ऑल दोनों ही सही है। जोधा के साथ शादी की हरका बाई, एक ही व्यक्ति का नाम है हरका बाई और जोधा बाई। कुछ बुक्स हरका बोलती हैं, कुछ बुक्स जोधा बोलती हैं। शादी उनकी होती है अकबर की, है ना। तो अकबर भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन्स को, मतलब हिंदू के साथ उनके रिलेशन अच्छे होते हैं। राजपूत उन्हें बहुत पसंद करते हैं अकबर को। साथ में मान सिंह तो मिलिट्री कमांडर भी रहे किसकी रीन में? अकबर की रीन में। मतलब राजपूत का शुरुआत में अर्ली मुगल्स को बहुत सपोर्ट मिला, है ना। पर ये जो पॉलिसी औरंगजेब ने अडॉप्ट की थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की, कि ये असहिष्णु था, है ना, दूसरे धर्मों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। इस वजह से जो राजपूत थे उनको एलिनिएटेड फील होने लगा, अलग लगने लगा। सिर्फ राजपूत अकेले नहीं थे ऐसा फील करने वाले, ऐसे सिख भी थे, मराठा भी थे और जाट भी थे। जो औरंगजेब है, जब वो मराठास के साथ लड़ रहा था बेटा,
तो उसकी बहुत किरकिरी हुई, बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी। देखो, एक तो मराठास के लड़ते टाइम उसके रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, मतलब बहुत सारे पैसों की बर्बादी हुई, साथ ही साथ जो मुगल्स की मिलिट्री प्रेस्टीज थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, किसके साथ लड़ने में? मराठास के साथ लड़ने में। नाउ वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन स्टूडेंट्स, आने वाला राजा कौन बनेगा, इसके लिए अगर लड़ाई होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है बात। ये लड़ाई पॉलिटिक्स में भी होती है कि आने वाला सीएम कौन बनेगा या आने वाला पीएम कौन बनेगा। अच्छा, एक बात है, ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन है ये कोई नई बात नहीं थी, ये तो चला ही आ रहा था मुगल के साथ। ठीक है, औरंगजेब खुद राजा बना था अपने भाई दारा शिकोह को मार के। दारा शिकोह को मारा, जिसको औरंगजेब के जो पापा थे वो चाहते थे कि दारा शिकोह राजा बने, पर औरंगजेब नहीं चाहते थे। औरंगजेब ने मारा दारा शिकोह को और खुद राजा बन गए। औरंगजेब के फादर कौन थे बेटा? शाहजहां। तो शाहजहां की बहुत इच्छा थी कि भैया मेरा प्यारा बेटा दारा शिकोह राजा बने, पर औरंगजेब ने उसको मारा और खुद राजा बन गया। सेम इसके बेटों ने भी किया, बेटों में भी लड़ाई हुई तो जीते कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह विक्टोरियस हुए और उन्होंने अपने रूल को स्टार्ट किया बड़े ही ट्यूमल्टुअस पीरियड में। ट्यूमल्टुअस पीरियड किसको बोलते हैं? ट्यूमल्टस पीरियड किसको बोलते हैं हम? कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण मतलब जहाँ लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, शोर हो, इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऐसे एनवायरनमेंट में बहादुर शाह ने रूल करना स्टार्ट किया। ट्यूमल्टुअस। ये जो बहादुर शाह थे बहुत ही माइल्ड और इक्विटेबल टेम्पर के व्यक्ति थे, बट वॉज टू ओल्ड टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ हज एम्पायर। एज ज़्यादा थी तो ये एम्पायर के डिक्लाइन को रोक नहीं पाए और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 1712 में। कब डेथ हो जाती है? 1712 में। कब डेथ होती है बेटा? 1712 किसकी? बहादुर शाह की। और जैसे ही बहादुर शाह की डेथ होती है 1712 में, इनकी डेथ के बाद बहुत टाइम तक बड़ा कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर रहता है एम्पायर में। ठीक है, एम्पायर लगभग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है किसकी डेथ के बाद? डेथ के बाद, बहादुर शाह की डेथ के बाद, जो कि कब होती है? 1712 में। जो रीन है लेटर मुगल्स की, ठीक है, उसमें हम इंस्टेबिलिटी देखेंगे, इंट्रीग देखेंगे। इंट्रीग का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉटिंग करना। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। तो जो लेटर मुगल्स हैं, जब भी हम उनको देखेंगे तो उस पर्टिकुलर पीरियड में इंट्रीग होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, मतलब लोग एक दूसरे के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे और अस्थिरता होगी। द एम्पायर वॉज डेसिमेटेड बिट बाय बिट ड्यूरिंग देयर रीन। डेसिमेटेड होता है खत्म होना, नष्ट होना, कम होना। ठीक है, तो जो एम्पायर था वो धीरे धीरे डेसिमेट होता गया थी, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके खत्म होता गया। डेसिमेट का मतलब होता है बच्चा किल, सिनोनिम्स होता है किल, डिस्ट्रॉय। तो एम्पायर धीरे धीरे करके किल होता गया, डिस्ट्रॉय होता गया। ठीक है, हम लेटर मुगल्स को पढ़ते हैं। बहादुर शाह 1707 से 1712 तक रहे। फिर जहांगीर शाह आएंगे 1712 से 13, एक ही साल रहेंगे ये पूरा। फिर फर्रुख शेर आएंगे, ये 6 ईयर रहेंगे। मोहम्मद शाह आएंगे, ये एक अच्छा लंबा पीरियड रूल करेंगे। ठीक हुई बात। फिर अहमद शाह 48 से 54 कम रूल किया। आलमगीर टूर 54 से 59। फिर शाह आलम 259 से 1806। फिर इनका रीन भी बहुत बड़ा चलेगा, किसका? शाह आलम 2 का। फिर अकबर 2 आएंगे तो 1806 से 1837 तक चलेगा। 30 ईयर भी बहुत होता है, 31 ईयर इन्होंने रूल किया। फिर आएंगे बहादुर शाह जफर, जो रहेंगे 1837 से 1857 तक, और इनका रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ठीक हुई बात। तो इसको लर्न कर लो, 1 मार्क में मैम पूछ सकती है किसका रीन कब तक रहेगा, फर्रुख शेर कब से कब तक रहेंगे, मोहम्मद शाह कब से कब तक रहे, या अकबर 2 ने कब से कब तक रूल किया। तो ये लर्न कर लो। अकबर 2 आएगा तो लिख देना 1806 से 1837 तक। बेटा ये हैं बहादुर शाह जफर 2।
इन्होंने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में। एज तो बहुत हो गई थी इनकी, पर जब लोगों ने इनको बोला कि आप हमारे किंग फिर से बन जाए, एक्सेप्टेंस कर लें, तो हम ब्रिटिश के खिलाफ एक पैरेलल गवर्नमेंट चला पाएंगे, तो इन्होंने फाइनली हाँ बोल दिया। पर एज ज़्यादा थी तो फिजिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, पर ठीक है, एक सपोर्ट रहा। जो इम्पीरियल डायनेस्टी थी फाइनली एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, मतलब ख़त्म हो गई समझो। किसके बाद? बहादुर शाह टू के बाद इनको अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने डिपोर्ट कर दिया था। कहाँ पर? रंगून। रंगून कहाँ पर है बच्चा? करेंट टुडे म्यांमार। कहाँ पर है रंगून? म्यांमार। वहाँ पर इनको डिपोर्ट कर दिया था इंग्लिश ने on suspicious of assisting the Sepoy in revolt of 1857। ये सस्पिशन था, शक था ब्रिटिशर्स को कि इन्होंने ही असिस्ट किया था 1857 के रिवोल्ट में, हेल्प की थी 1857 के रिवोल्ट में किसकी? सिपाहियों की। इस वजह से इन्हें रंगून भेज दिया गया। नाउ रोल ऑफ नॉबल्स। औरंगजेब की डेथ होती है ना बेटा, तो जो मुगल एम्पायर है वो तो श्रैंक होने लगता है। श्रैंक होना मतलब सिकुड़ने लगता है, कम होने लगता है। श्रैंक मतलब सिकुड़ना, अपनी एक्सटेंट में सिकुड़ने लगा। पहले सपोज करो इतना बड़ा एम्पायर था, तो फिर थोड़ा, फिर इतना बड़ा हो गया और फिर धीरे से और कम रह गया, और एक टाइम तो ऐसा आएगा जब दिल्ली तक सिमट के रह जाएगा। बीइंग रिड्यूस्ड ओनली टू स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और धीरे से एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के बराबर हो गया। वो मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा हुआ करता था, वो सिकुड़ के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर रह गया। कहाँ पर? वो भी दिल्ली के पास। और वो जो डिस्ट्रिक्ट था वो कहाँ था? अराउंड दिल्ली। ठीक है। बहुत सारे एम्बिशियस, अनस्क्रपलस नॉवेल्स थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुगल्स की पावर को ख़त्म करने में। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है बेटा एम्बिशियस, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, अरे यार नहीं लिखना आ रहा है हिंदी में। महत्वाकांक्षी मतलब जिसकी इच्छाएं बहुत हो। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी। अनस्क्रपलस का मतलब होता है बेशरम, निर्लज, इमोडेस्ट, फुल ऑफ इमोरलिटी। तो जो महत्वाकांक्षी और जो बेशरम टाइप के लोग थे, निर्लज, इमोरल, डीमोड, ये सारे जो इच्छाएं थी इनके नॉवेल्स की, इनकी वजह से इन लोगों ने खुद अपने आप ही अपने एम्पायर को ख़त्म किया। ठीक है, एम्बिशियस और अनस्क्रपलस नॉवेल्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मुगल्स की पावर को कम करने में। ये जो नोबेलिटी का कैरेक्टर था उसमें ये जो डिटोरिएशन आया, उनकी क्वालिटी में जो कमी आई, जो वो इतने मॉरल हो गए। ठीक है, इसने जो डिक्लाइन का प्रोसेस था उसे और हैसन कर दिया। हैसन मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हो सकता है डिक्लाइन इतना फास्ट नहीं होता अगर जो नॉवेल्स होते वो मुगल्स के साथ रहते, पर ये जो नॉवेल्स थे इन्होंने अपने अनसरप्लस एम्स को लेके, एम्बिशियस एम्स को लेके कुछ ऐसा किया कि जो डिक्लाइन की प्रोसेस थी वो बहुत हैसन हो गई। बहुत सारे जो ग्रुप्स थे नॉवेल्स के, जैसे तुरानीस, ट्रांसॉक्सेनिया, ट्रांसॉक्सेनिया के तुरानीस, ईरानीस पर्शिया के, अफगान्स और शेखज़दास इंडियन मुस्लिम, अफगान्स एंड शेखज़दास इंडियन मुस्लिम, ईरानीस पर्शिया, तुरानीस, ट्रांसॉक्सेनिया, ये अलग अलग ग्रुप्स थे नॉवेल के। इन्होंने कंस्पिरेंसी चालू कर दी एक दूसरे के खिलाफ, कंस्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर। तुरानीज अफगानीज के अगेंस्ट में आ गए, अफगानीज ईरानीज के अगेंस्ट में आ गए। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पायर्ड मतलब षड्यंत्र रचा। इनकैपेसिटी एंड लैक ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द मुगल्स फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू द इरोजन ऑफ रॉयल अथॉरिटी। देखो, जो मुगल रूलर थे उस टाइम के, जो लेटर मुगल्स थे, वो प्रॉपरली तो किंगडम को चला नहीं पा रहे थे। तो ये भी एक कारण बना कि जो रॉयल अथॉरिटी थी उसकी पावर इरोड हो गई, ख़त्म हो गई। इनकेपेसिटी मतलब इनकेपेबल थे लेटर मुगल्स। जो बाद के जो राजा है वो कोई भी प्रॉपर
ना ही तो डिसीजन ले पा रहे थे, ना ही तो एक्सपांड कर पा रहे थे। इस वजह से पूरा की पूरा रॉयल अथॉरिटी ख़त्म हो गई। जो नॉबल थे वो किंग मेकर्स का काम करने लगे। अब जो राजा बनेगा वो किसकी हेल्प से बनेगा? नॉबल्स की हेल्प से बनेगा। अब जो फ़र्रुख शियार थे, फ़र्रुख शियार को दिल्ली का थ्रोन मिला, मतलब दिल्ली का ताज उन्हें मिला बहुत ब्रीफ टेन्योर के लिए, बहुत कम समय के लिए। सिर्फ 6 साल रूल किया फ़र्रुख शियार ने। कितने साल? 6 साल, 6 years। वो उन्हें जो रूल मिला वो किसकी हेल्प से मिला था? सैयद ब्रदर्स एंड अब्दुल्ला खान की हेल्प से। सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। फ़र्रुख शियार को दिल्ली का ताज मिला किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर्स। कौन कौन? अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, जो कि वज़ीर थे और मीर बख्शी थे। कौन थे? वज़ीर और मीर बख्शी। अब्दुल्ला खान वज़ीर, हुसैन अली खान मीर बख्शी। और वो सैयद ब्रदर्स जिन्होंने फ़र्रुख शियार को राजा बनाया था, इन्होंने ही उसको किल कर दिया 1719 में। तो बात समझ में आ रही है क्या कि अब जो नॉवेल्स थे वो राजा बनाने का रोल प्ले करने लगे। फ़र्रुख शियार को राजा बनाया सैयद ब्रदर्स ने, अब्दुल्ला खान ने, हुसैन अली खान ने, और बाद में इन्होंने उसे मार दिया 1719 में। वीकनेस ऑफ द आर्मी। जो मुगल आर्मी थी वो मनसबदारी सिस्टम पे चलती थी। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था? मनसबदार को फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करने पड़ते थे। और इस सिस्टम में क्या होता था? जो मनसबदार होता था बच्चा, उसके पास फिक्स नंबर में ट्रूप्स होते थे, जो वो टाइम टू टाइम एम्परर को देता था। जब भी एम्परर किसी, देखो ये रही मैं, समझो रश्मि, मैंने 6 मनसबदार अपॉइंट कर लिए, ABCD 4 कर लिए। अब इन चारों मनसबदार को मैंने बोल दिया भैया 100 ट्रूप्स आप रखो, 100 ट्रूप आप रखो। आप थोड़े बड़े मनसबदार हो, आप 500 रखो, आप उससे ज़्यादा मनसबदार बड़े हो, आप 2000 रखो। तो इस तरीके से 2500, 600, 700 ट्रूप्स मेरे रेडी रहते थे। और ये मेरे लिए ट्रूप्स मेंटेन रख रहे हैं क्योंकि मैंने इनको एक बहुत बड़ा लैंड एरिया दे रखा है जिसके ऊपर ये टैक्स कलेक्शन करेंगे और मुझे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ट्रूप्स दे देंगे। ठीक हुई बात? दे यूज टू गेट अ जागीर। इन्हें जागीर मिल जाती थी, मतलब बड़ी ज़मीनें मिल जाती थी एज पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। ये जो ट्रूप्स मेंटेन कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं राजा के लिए, इसकी एवज में, इसके बदले में उन्हें ज़मीन मिल जाती थी जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करते थे और ट्रूप्स को मेंटेन करते थे। ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा था। कब तक? जब तक अकबर रूलर था। पर जब लेटर मुगल्स आए तो वो प्रॉपर चेक नहीं रख पाए मनसबदार के ऊपर, और लालची मनसबदारों ने भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर दिया, करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आर्मी वीक हो गई, इनएफिशिएंट हो गई, और प्रॉपर डिसीजंस, स्विफ्ट डिसीजंस नहीं ले पाए क्योंकि आर्मी की कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी। जो जागीरदारी सिस्टम था, इससे जो लैंड होल्डर्स थे, जो जागीर होल्डर्स थे, उनको कुछ अनड्यू पावर्स मिल जाती थी। ठीक है, दे बिगेन टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एज पॉसिबल फ्रॉम पीजेंट्स। ये किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करके जो राजा ने टैक्स का स्लैब बनाया है उससे ज़्यादा एक्सप्लॉयट करने लगे, ज़्यादा उससे पैसा रियलाइज करने लगे, और रिजल्टेड इन पीजेंट अनरेस्ट। और यहाँ पर जो परेशान किसान था उसने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। वो जो मुगल राजा थे, मुगल रूलर थे, उनको कर्ज करने लगा, उनको बुरा बोलने लगा, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि मनसबदार खुद करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। उन्हें तो लगता था कि राजा ही कुछ गलत कर रहा है, राजा ही उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है। नाउ फॉरेन इन्वेजन। जो वीक डिफेंस फोर्सेस थी किसकी? मुगल्स की, बिकॉज ऑफ अनस्क्रप्लस जागीरदार्स, मनसबदार्स, है ना। तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स थे, अब वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी दिखने लगी इन्वेडर्स को कि चलो भैया अब हम चलते हैं इंडिया को लूटने। नादिर शाह जो पर्शिया का रूलर था वो इंडिया लूटने के लिए आया 1739 में, और उसने अपने जनरल को ऑर्डर दिया मैसेकर का। मैसेकर मतलब क्या होता है? अ लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल। लोगों को एक साथ में, बहुत सारे लोगों को मार देना क्या होता है? मैसेकर। बहुत सारे लोगों को एक साथ में मार देना क्या होता है? मैसेकर। ठीक हुई बात? तो नादिर शाह जो पर्शिया के रूलर थे वो 1739 में आए और उन्होंने अपने जनरल को बोला मैसेकर करो, बहुत सारे लोगों को साथ में मार दो, पूरे इटली को प्लंडर कर लो, डिवास्टेट कर दो, डूम कर दो।
द स्लटर लास्टेड फॉर 8 इन द मॉर्निंग टिल 3 इन द आफ्टरनून। सुबह 8 बजे से जो इन्होंने लोगों को काटना, स्लटर मतलब होता है काटना, स्लटरिंग मतलब काटना, तो इन्होंने जो काटना स्टार्ट किया सुबह 8 बजे से कि 3 बजे तक लोगों को मारते और काटते रहे। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह, इट इज़ बिलीव दैट नादिर शाह डिड नॉट रेस्ट। इट वॉज ओनली व्हेन एम्परर ऑफ दिल्ली मोहम्मद शाह रिक्वेस्टेड हिम कि वो बिल्कुल रेस्ट करने को ही तैयार नहीं था, मारे जा रहा था, जा रहा था लोगों को। फिर मोहम्मद शाह ने उससे रिक्वेस्ट की कि भैया आप ये सब बंद करो, बट पीस विल नॉट स्टिल रेस्टोर्ड, बट पीस उसके बाद भी नहीं मिली। जो इन्वेडर था उसने पूरी तरह सिटी को रियून करके छोड़ दिया था। जब तक ये इन्वेडर्स अपनी कंट्री वापस नहीं चले गए, जब तक पीस रिस्टोर करना बहुत मुश्किल था। नादिर शाह अपने साथ क्राउन ज्वेल, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड जो अभी कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, लेके कौन गए थे? नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ के थे? पर्शिया के थे। कोहिनूर ले गए, पिकॉक थ्रोन ले गए। शाहजहां ने जो सोने का पिकॉक थ्रोन बनाया था जिसके ऊपर बहुत सारे ज्वेल्स लगाए हुए थे, बहुत प्रीशियस स्टोन्स थे, वो ले गया। कोहिनूर डायमंड ले गया, क्राउन ज्वेल ले गया। मतलब शाहजहां आधा जो इम्पोर्टेंट चीजें थी दिल्ली में वो आधे से ज्यादा लेकर चला गया। कोहिनूर डायमंड, जो राजा थे ग्वालियर के, उन्होंने इस एग्जीक्यूट डायमंड को हुमायूं को दिया था। नादिर शाह इसको पर्शिया ले गया। फाइनली ये ब्रिटिश क्वीन के पास चला गया और अब ये क्राउन ज्वेल का काम कर रहा है। जो रानी का जो मुकुट है उसके ऊपर लगा हुआ है कोहिनूर। कहाँ की महारानी? ब्रिटिश। ये है नादिर शाह जिन्होंने दिल्ली में स्लॉटरिंग की और हमारा कोहिनूर लेके चले गए, पिकॉक थ्रोन लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? पर्शिया। ये है स्टूडेंट्स वो पिकॉक थ्रोन जिसके ऊपर बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स लगाए थे, शाहजहां ने बनवाया था। पर ये लेके कौन चला गया? नादिर शाह। कहाँ लेके गया? पर्शिया। नादिर शाह का जो इन्वेजन था उसने बहुत इकोनॉमिक बर्डन दिया किसको? दिल्ली को। दिल्ली के रिसोर्सेज को ड्रेन किया। किसके? मुगल एम्पायर के रिसोर्सेज को ड्रेन किया, मतलब दिल्ली के रिसोर्सेज को ड्रेन कर लिया। जो बाद के मुगल एम्पायर थे उनका जो वेलर था वो ख़त्म हो गया, उनकी प्रेस्टीज बहुत कम रह गई। अब मुगल साम्राज्य की, मुगल एम्पायर का जो वेलर था, है ना, वो पूरा की वेलर पूरी तरह ख़त्म हो गया। वेलर का मीनिंग बेसिकली होता है महान, साहस, करेज। वो करेज पूरा खत्म हो गया। लिटिल प्रेस्टीज दैट इट हैड रिटेन्ड एंड इट्स डिक्लाइन नाउ वाज लेड बेयर बिफोर द वर्ल्ड। अब ये एम्पायर पूरी दुनिया को गिरता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ दिखने लगा। इट हैज़ प्रेसिडेंटेड फॉर फर्दर इन्वेजन, और इसके बाद और फर्दर इन्वेजन हुए। अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेजन्स किया, उसने इंडिया को इन्वेट किया 5 टाइम। अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार इंडिया को लूटा, 1748 से 1761 तक। नादिर शाह के इन्वेजन के बाद अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार 1748 से 1761 के बीच में 5 बार इंडिया को लूटा। इससे इससे एक्सिलरेट हो गई, बढ़ गई डिसमेंबरमेंट। डिसमेंबरमेंट क्या होता है बच्चा? लोगों को मारना, उनके हाथ पैर काट देना, ठीक है, उनको लिम्ब बना देना, लंगड़ा बना देना। तो ये जो प्रोसेस थी डिसमेंबरमेंट की वो बढ़ गई। टॉटरिंग, इट एक्सिलरेटेड द डिसमेंबरमेंट ऑफ द टॉटरिंग एम्पायर। टूटते हुए एम्पायर को और ज़्यादा तोड़ने का प्रोसेस बढ़ गई। टॉटरिंग मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, ढुलमुल, मतलब ठीक है, काम करने वाला। तो अब ये जो एम्पायर था यहाँ पे लोग और ज़्यादा मरने लगे। ऑन द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन हुई तो जो प्रोविंशियल वाइसरॉय थे, भले वो बंगाल के हों, अवध के हों या डेक्कन को, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया कि भैया अब हम दिल्ली एम्पायर के पार्ट नहीं हैं। जितने भी प्रोविंशियल पावर्स थी उनके पास नए चैलेंज आने लगे, और वो नए चैलेंज थे यूरोपियन पावर के, जो पंख लगा के बैठी थी कि कब कुछ बुरा हो और मैं अटैक कर दूं। Who were waiting at the wing to stake their claims on the troubled water। ये जो इतना ज़्यादा ढुलमुल
कुछ भी चल रहा है दिल्ली में, ये थोड़ा सा और ख़राब हो जाए और मैं अपना साम्राज्य फैला लूँ, ऐसा कौन सोच रहे थे? यूरोपियन पावर। फाइनली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना होल्ड इंडिया पे एस्टेब्लिश करा ही दिया। फाइनली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एस्टेब्लिश हुई। उनका जो होल्ड था इंडिया के ऊपर, बैनिस्ड द बीलीगर्ड दिल्ली एम्पायर। बैनिस्ड का मतलब होता है धीरे धीरे करके ख़त्म कर देना। बीलीगर्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी उसने दिल्ली एम्पायर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया 1858 में, और इंडिया बिकेम अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ हर मेजेस्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह काम करने लगा, किसके लिए? ब्रिटिशर्स की तरह। इंडिया बिकेम अ ज्वेल, ज्वेल बन गया किसके क्राउन का? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, हर मेजेस्टी गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश की बात कर रहे हैं ये लोग। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। 1739 में नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेट किया और पिकॉक थ्रॉन और क्वीनूर ले गया। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसे हम सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। और 1858 में जो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें रंगून भेज दिया गया।